नमस्कार, स्वागत है आप सभी का के न्यूज पर। आज का मुद्दा में मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी। चुनाव से पहले दिल और दल बदलने का दस्तूर पुराना है, कोई नई बात नहीं है। या यूं समझ लीजिए कि राजनेता आयात होने लगते हैं। अब स्वामी प्रसाद मौर्य का उदाहरण जीता जागता उदाहरण है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम अस्ति। कल तक बसपा के लिए जान देते थे, विचारधारा भी वही थी, चरण स्पर्श भी करते थे बहन जी के। अब वो बहन जी के खिलाफ जंग का ऐलान कर रहे हैं। इतने सालों तक विचारधारा को पल्लवित पोषित करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य साहब अब कुछ ही दिनों में उन्होंने अपनी विचारधारा बदल दी है। क्या यह संभव है? इंपोर्टेड नेता कितने काम के, कहीं ये घाटे का सौदा तो नहीं? ये दो लाइनें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। बहरहाल, हाथी से उतरकर कमल वाली पार्टी के पाले में पहुंच चुके स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज बहुजन लोकतांत्रिक मंच के बैनर तले अपनी ताकत दिखानी चाहिए। लेकिन मायावती से मुकाबला करने चले स्वामी ऐसा कर ना सके, क्योंकि आसमानी दावे जमीनी हकीकत पर फुस या ढेर हो गए। बड़े बड़े वादे और बड़े बड़े इरादे, लेकिन लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में दावों के तमाम किले ढह गए। यूं समझ लीजिए कि बीएसपी से बगावत करके बहन जी का घमंड तोड़ने निकले स्वामी के दिल के अरमान भीड़ के आंकड़ों में बह गए। स्वामी प्रसाद मौर्य के सारे अनुमान औंधे मुंह आ गिरे। 5 लाख लोगों की भीड़ का दावा 50-60 हजार के आंकड़े के करीब ही दम तोड़ गया। और कोण में खाज ये कि सब राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में हुआ। ऐसे में ताकत दिखाने के नाम पर मुट्ठी भर भीड़ की तस्वीरें बीजेपी आला कमान की दिखाने के लिए काफी हैं। हालांकि रैली में भीड़ के सवाल को अपने शब्दों से हल्का करते जरूर दिखे स्वामी प्रसाद मौर्य। मायावती जी कहा करती थी, इस मैदान में मेरे अलावा कभी कोई रैली नहीं कर सकता है। मैं उनकी सब रैलियों में रहता था, मैं रैली कराता था। उनकी भी रैली इसी प्रकार से हुआ करती थी। जब कभी सरकार में रही है तब इससे कुछ ज्यादा भीड़ होती थी। दिल बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा है, लेकिन चुनाव से पहले इस फ्लॉप रैली का संदेश यकीनन दूर तक जाएगा। कभी बसपा के लिए जान देने वाले स्वामी जब मायावती से जंग के लिए उतरे तो बोल वचन से आगे नहीं बढ़ सके। ऐसे में स्वामी से सौदा बीजेपी के लिए घाटे का सबब दिखाई दे रहा है, क्योंकि स्वामी मायावती तो नहीं हो सकते। स्वामी प्रसाद जी ने बड़े उचित समय पर बसपा का दामन छोड़कर भाजपा का दामन पकड़ा है। और मुझे मालूम है स्वामी प्रसाद मौर्य जी का भाजपा में आना बसपा के कॉफिन पर अंतिम कील के समान है। यहां से बसपा की राजनीति समाप्त होती है। आसमानी कहिए, पैराशूट वाले कहिए या कहिए इम्पोर्टेड, अब नाम में क्या रखा है, फिर भी आप इन्हें कहिए नेताजी। दरअसल राजनेताओं की ये वो वैरायटी है जो चुनाव से पहले उछल कूद करती दिख जाएगी। अपने बेनी बाबू का नाम भी इस लिस्ट में आला दर्जे का है। दिल बदलते ही दल बदलते में देर नहीं लगाते बेनी बाबू। जब कांग्रेस के कुनबे में थे तो तमाम बड़े वादों के साथ सरकार बनाने का दावा भी करते थे। रिजल्ट आया तो बेटे की जमानत भी नहीं बचा पाए। आजकल कांग्रेस का हाथ छोड़कर साइकिल की सवारी कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि स्वामी भी नील बटे सन्नाटा ना हो जाएं। बहरहाल बड़ी लंबी जमात है ऐसे आयतित नेताओं की। आप एक ढूंढोगे 1000 मिल जाएंगे। सवाल ये है कि आखिर कितने काम के हैं ये इम्पोर्टेड नेता। लाभ के लालची सौदे में स्वामी को लेकर बीजेपी ने घाटे का सौदा तो नहीं कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ साजिद अली, के न्यूज। तो बातें बिल्कुल साफ सी हैं।
हमने तमाम बातें आपको दिखाई भी। हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं उनसे तारुफ करवाते हैं आप सभी का। डॉक्टर सरजीत सिंह डंग साहब हैं भारतीय जनता पार्टी से, अशोक सिंह हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, मोहम्मद अब्बास समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, राज्य मंत्री हैं, और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है। अमिताभ जी, एक जहन में मेरे सवाल आया और निश्चित तौर पर आप उसका विश्लेषण करेंगे कि एक सवाल यह है कि दिनों में दल और दिल बदले जा सकते हैं, लेकिन जो विचारधारा की जब लड़ाई होती है, जो कि कम से कम बीजेपी की तो राजनीतिक विरासत भी है, पूंजी भी है, क्या यह दिनों में बदल सकती है? कल तक चरण स्पर्श करते थे बहन मायावती जी के, आज वो उनके खिलाफ खड़े हुए हैं, बीजेपी में हैं, तो ये विचारधारा का भी तो संघर्ष है ना अमिताभ जी? मनीष, मुझे लगता है आज हम लोगों ने जो विषय चुना है ना मित्र, वो विचारधारा में कैसे अचानक बदलाव आ जाता है राजनीतिक हितों के लिए, उस पर हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। आज जो विषय हमने चुना वो उसका फोकस ये है, उसका मूल बिंदु ये है जिस पर हम चर्चा चाहते हैं, वो ये कि क्या दूसरे दल से दूसरे दल में जब नेता जाने को होता है तो बड़बोलेपन में बड़े बड़े वादे कर देता है और बाद में उनका परिणाम नहीं दे पाता। हमने बेनी बाबू को देखा, हमने स्वामी मौर्य को आज देख लिया। तो दूसरे दल के लिए यानी दूसरी नौकरी के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो झूठ बोल के नौकरी पाते हैं क्या? स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि इस रमाबाई पार्क में 5 लाख आदमी इकट्ठे करूंगा मैं। एक हुए 40,000 50,000 बमुश्किल। दूसरा उन्होंने कहा था कि अगर बहन जी ने मेरी रैली से पूर्व तक आर्थिक मामलों पर श्वेत पत्र जारी नहीं किया तो मैं इस रैली में भंडाफोड़ कर दूंगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज कोई भंडाफोड़ नहीं किया। तो मूल प्रश्न यह है, क्या ऐसे आयातित नेता जो हैसियत भी नहीं रखते व्यवहारिक रूप से, वो जब कोई पार्टी लेती है तो वो अपने पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं का मनोबल भी तोड़ती है आयातित नेताओं के चलते, और आयातित नेता भी कोई उसको लाभ नहीं दे पाते। उसका एक उदाहरण स्वामी मौर्य आज बने हैं। भाजपा ने शायद मौर्य जी को इसलिए गोद में बैठाया होगा कि ये मायावती का विकल्प है। ऐसा संभव नहीं ना, एक दिन में मायावती थोड़ी ना बन सकता कोई। और मौर्य जी के बारे में तो याद होना चाहिए, ये पहली बार विधायक तब बने। डंग साहब को याद होगा, पुराने नेता है, कल्याण सिंह की सरकार में भी थे मंत्री। ये पहली बार विधायक तब बने मौर्य जी जब बसपा में आए। उससे पहले 2 बार चुनाव लड़े, विधायक नहीं हो पाए। जब हाथी की पूंछ पकड़ी थी तो पहली बार विधानसभा आए थे। अब इन्होंने अपने को कैसे प्रोजेक्ट किया और कैसे अमित भाई शाह ने इनको बड़ा मान लिया, आज उसका नजारा आपने रमाबाई में देख लिया। जी बिल्कुल। सरजीत सिंह डंग साहब, ये घाटे का सौदा है रहा आपके लिए क्या? हेलो सरजीत सिंह डंग साहब, क्या ये घाटे का सौदा रहा क्या? देखिए, ये सौदा नहीं है। आप इसको गंभीरता से लेंगे तो मायावती जी के साथ वर्षों तक काम करने के बाद जब स्वामी प्रसाद जी को लगा कि यहाँ टिकट पैसा लेकर के बेचे जा रहे हैं और उन्हें लगा कि हमारी उपेक्षा हो रही है नहीं तो इतने सालों में कभी नहीं लगा। छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा दे करके इतने सालों में कभी नहीं, जब उनके लगा होगा, जरूर लगा होगा। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं। और ये केवल अकेले उन्हीं का आरोप नहीं है। इसके पहले चौधरी साहब भी छोड़ करके उनको आए, उनके कई विधायक आए, 1-2 नहीं, बड़ी संख्या में उनके विधायकों ने कहा कि वो पैसा लेकर के टिकट बांटती है। सुरजीत जी माफ करिए, मैं आरोपों पर चर्चा नहीं करने आया। कौन किस पर आरोप लगा रहा, मैं ये कह रहा हूं स्वामी मौर्य ने जितने वादे आपसे किए थे, आज का शो देखने के बाद क्या भाजपा को ये लग रहा है कि थोड़ा घाटे का सौदा हो गया? ये पूछ रहा हूं आपसे। आरोपों पे मत जाइए, वो हम सब चर्चा कर चुके। देखिए मेरी बात सुनिए। इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए अग्निहोत्री जी मुझे उसके पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा।
जब उन्होंने अपनी पार्टी में यह महसूस किया कि यहां पर पैसा लेकर के टिकट बांटे जा रहे हैं, उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ी और हमारे साथ जुड़े। सवाल घाटे और मुनाफे का नहीं है, सवाल यह है कि किसी पार्टी से कोई एक मामूली कार्यकर्ता भी आके दूसरी पार्टी के साथ जुड़ता है तो वो जिस पार्टी के साथ जुड़ता है उसका लाभ होता है, और जनता में भी ये बात जाती है कि आखिर अपनी पार्टी छोड़ने का कारण क्या था। ये सौदा वादा का सवाल नहीं है, और हमारी पार्टी ने कोई शर्त लगा करके तो उन्हें पार्टी में प्रवेश दिया नहीं। जो जिसकी योग्यता और पात्रता होगी उसके साथ उसी प्रकार का व्यवहार पार्टी का नेतृत्व करेगा। इसमें घाटे और मुनाफे का कहां सौदा आ गया? आपने योग्यता देख के रखा। मैं एक बात आपको याद दिला दूं, जन साहब एक बात याद दिला दूं, समाज से भी आए तो बेनी प्रसाद वर्मा है कि आज हमारी बेनी प्रसाद वर्मा उत्तर प्रदेश के बड़े राजनेता थे, जुड़ रहे हैं। वो जब अशोक सिंह की पार्टी में आए, जन साहब आपकी बात आ गई, बेनी प्रसाद वर्मा जैसे बड़े राजनेता जब अशोक सिंह की पार्टी में आए तो उन्होंने दावा किया कि हम तो क्रांति कर देंगे, और नतीजा यह आया कि बेनी बाबू साइकिल छोड़ के जब हाथ का दामन थामे तो अपने लड़के की जमानत नहीं बचा पाए। राहुल गांधी कहते घूम रहे थे कि बेनी बाबू मेरे गुरु हैं, और ये सत्य है। गुरु का हाल ये हुआ था मैदान में, हमने देखा नहीं क्या? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो प्रवेश नए प्रवेशी हैं पार्टी में, चाहे वो कांग्रेस हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, जो उस पार्टी का नेतृत्व है उनकी पात्रता और योग्यता का आकलन करके उनका उपयोग करेगा। इसमें काहे का घाटा और काहे का मुनाफा? ये तो पार्टी का नेतृत्व देखेगा। ठीक है अशोक सिंह, मुझे बताओ जो आपका साथ हादसा हुआ था बेनी बाबू को लेके, क्या वैसे ही हादसा भाजपा का हो गया मौर्य जी को लेके? ऐसा कुछ नहीं है अशोक सिंह। हैं? अमिताभ जी, बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और मैं आपको प्रणाम करता हूं केनू जी के माध्यम से। लाखों दर्शक का सौदा बेनी बाबू को लेके कर लिया था, क्या वैसे ही मामला स्वामी प्रसाद का है? नहीं, देखिए, बुझे हुए चिरागों से कोई रोशनी करने का प्रयास करे तो भारतीय जनता पार्टी खुश हो रही होगी। जिस भारतीय जनता पार्टी को जो भाजपा जिन्होंने बनाई अमिताभ जी, आज वो कहां है? विनय कटियार हो या ओम प्रकाश सिंह हो, तो लगातार उत्तर प्रदेश में आज मैं जो रैली स्वामी प्रसाद मौर्य ने कराई, इससे पहले जो बड़े बड़े दावे स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी के ज्वाइन करने के बाद किए, उत्तर प्रदेश की जनता बाखूबी समझ रही है। मगर आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का वर्जन मैं लाइव सुन रहा था आपके चैनल पर भी और तमाम चैनलों पर आ रहा था, सवाल इस बात का है कि उन्होंने कहा कि स्वामी जी ये कर देंगे, स्वामी जी ये कर देंगे। सवाल इस बात का है कि पूरे देश में गुजरात मॉडल दिखाकर जिस तरीके से विकास की चर्चा की गई, जिस दलितों की बात कर रहे थे, जिस पिछड़ों की बात कर रहे थे, जिन अल्पसंख्यकों की बात कर रहे, तो गुजरात में जो दलित का उत्पीड़न हो रहे हैं वो क्या अमित शाह जी को याद नहीं आया? आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बारे में पूरा देश जानता है कि वो बड़े बोल किस तरीके से बोलते हैं। अशोक सिंह, आज वहां नहीं जाओ, आज उधर नहीं जाओ, आज इसी पर रहो। मैंने पूछा अशोक सिंह, मैंने पूछा जो हादसा बेनी वर्मा के मामले में आपके साथ हुआ था, क्या वैसा ही हादसा भाजपा के साथ हो गया? नहीं, देखिए अमिताभ जी, बिल्कुल मैं निसंकोच कह सकता हूं कि कोई भी युद्ध अपने सैनिकों पर जीता जाता है। बाहरी सैनिकों को बुलाकर अखबारों की सुर्खियां तो बटोरी जा सकती है, मगर जो कोई भी दल हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, अन्य दल हो, अपने कैडर पर विश्वास करिए, तभी जनता के बीच में जाइए। ये बुझे हुए चिरागे रोशनी करने लायक नहीं है अमिताभ जी। वो गुजरा जमाना हो गया, बेनी प्रसाद वर्मा आए चले गए, उनकी घर वापसी हो गई, अब वो राज्यसभा हो गई। मगर स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में जिस तरीके के बड़े बोले गए कि इतिहास लिख दूंगा, ये कर दूंगा, तो आज जनता ने समझ लिया, उत्तर प्रदेश की जनता बाखूबी समझ रही है अमिताभ जी। करके दिखाए लखनऊ में जी, वो मौर्य की जिम्मेदारी थी और इन्होंने जिम्मेदारी ली थी। स्वामी मौर्य ने, इन्होंने खुद कहा था कि मैं 5 लाख लोगों का शो करके दिखाऊंगा आपको, ताकि आपको मेरी हैसियत पता लगे। इसमें साजिश कौन कर देगा? आप इतना बड़ा बयाना लेके आए हो तो आपको प्रूव करना पड़ेगा ना कि आप में स्पार्क है, आप मायावती हैं। और मैं एक बात साफ कर दूं, मायावती और मुलायम सिंह के होना इतना सरल नहीं है। अरे इनके चेहरे पर 200 विधायक जीत जाते हैं,
कहां स्वामी प्रसाद मौर्य लग रहे, ये कहां बेनी लग रहे। इनके चेहरे पर जीत जाते हैं, इनका फोटो लगता है गांव में तो आदमी एमएलए हो जाता है। ये लोग छोटे नेता हैं क्या? स्वामी मौर्य ने दावा किया, भाजपा ने कहा कि चलो एक शो करके दिखा दो। भाई बच्चे ने कहा कि मुझे गणित के सारे सवाल आ गए, तो मास्टर ने कापी पकड़ा दी, बोले हल करके दिखाओ पर्चा। अब पर्चा हल नहीं कर पाए, बताओ इसमें कोई क्या दोष दे किसको? अब्बास साहब, ये बाहर से जब नेता आते हैं दूसरी पार्टियों से, तो इतने बड़े बड़े दावे क्यों करते हैं भाई अब्बास साहब? अब मजबूरी है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। अमित भाई शाह साहब पे कुछ मामला नहीं है, अभी ताजे ताजे बिहार के पिटे हैं, बंगाल से पिट के आ रहे हैं। अब यूपी में कुछ करना उनकी बहुत बड़ी मजबूरी है, क्या करेगा? हताश और निराश आदमी। आज अमिताभ जी आप कह रहे हैं कि शो जो सिर्फ स्वामी प्रसाद का था, ऐसा नहीं है। पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरे उसके अनुशासित संगठनों ने पूरी ताकत लगा के, क्योंकि इज्जत तो सबकी बचनी थी, सबने पूरी ताकत लगा के इतने लोगों की रैली करके दिखाई है। ये हताश है, निराश है, जनता में स्पष्ट हो चुका है कि ये कहीं धरातल पे है ही नहीं है। फर्जी नेताओं को पहले वहां टिकट बंटवाते थे मायावती जी के, उनके यहां पैसे का काम करते थे। अब बड़े पैसे वाले हाथ लग गए, उनसे बड़ी डील कर ली, बात डीलिंग की है। यहाँ नीति सिद्धांत कुछ नहीं है। पहले छोटी डील होती थी, अब बड़ी डील, क्योंकि अडानी और अंबानी का धन पीछे पीछे चल रहा है, तो अब बड़ी डील करी है। धरातल पे कोई भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में एक चेहरा ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी पे जिसे सामने रखा जाए। बहुत बड़ी बात कही आपने अभी कि जो बड़े नेता होते हैं उनके चेहरों पर 200 विधायक जीत जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास तो चेहरा ही नहीं है, कहां से उनकी पब्लिक रैलियों में उनकी आ जाएगा? ये शो फ्लॉप था और जनता ने साबित कर दिखाया है कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ समाजवादी पार्टी है। अभी यशस्वी मुख्यमंत्री जी 3 अक्टूबर से निकलेंगे, उसके बाद 6 अक्टूबर से आजमगढ़ में रैली हो रही है। वो साफ कर देगी। जंग साहब, सरजीत सिंह जी, इन्होंने तो, मोहम्मद अब्बास ने तो बहुत विकट बात कह दी। मैं तो आपको बचा के चल रहा था। इन्होंने तो कह दिया कि स्वामी प्रसाद मौर्य प्लस पूरी भाजपा का जोर लगा तो 50,000 आदमी नहीं जुटे। डंग साहब, ऐसा है कि हर व्यक्ति के पास अपनी सोच है, अपने तरीके से अपनी बात वो कहता है। मैं अब्बास साहब का बड़ा सम्मान करता हूँ, मगर उन्होंने सारी बहस का में धारा परिवर्तन कर दिया। अब सवाल ये है कि अगली बार 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी बहुमत में आती है कि भारतीय जनता पार्टी है कि बहुजन समाज पार्टी आती है। मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, मगर जो जनता के बीच में से आवाज उठर के आ रही है, जो सर्वेक्षण हो रहे हैं, उनके अनुसार, मैं एक हफ्ते पहले की बात बता रहा हूँ, अब तो और स्थितियां बदली हैं, क्योंकि समाजवादी परिवार में ही इतनी बड़ी फूट पड़ गई है कि समाजवाद का चेहरा उत्तर प्रदेश में कौन होगा? माननीय मुलायम सिंह जी होंगे, माननीय शिवपाल जी होंगे, माननीय राम गोपाल जी होंगे, कि माननीय अखिलेश जी होंगे? अखिलेश जी आते हैं तो वो चाचा के बनाए हुए लोगों को बाहर चेहरा आपके पास भी नहीं, आपके पास दूल्हा कहाँ है? जो बिल्कुल ना निकट के लोग हैं, उनको कान पकड़ के भैया पार्टी से बाहर निकाल देते हैं। दूल्हा तो आपके पास भी नहीं है। आज स्थिति, और बिल्कुल स्पष्ट स्थिति बता रहा हूँ, आज तो निश्चित रूप से पिता और बेटे के बीच में इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया है कि अब जनता ये सोच रही है कि किसका चेहरा, सपा में किसका चेहरा, शिवपाल जी का, राम गोपाल जी का, अखिलेश जी का, कि मुलायम सिंह जी का? खैर, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं, इनके पार्टी के अंदरूनी मामला है। लेकिन आपके पास तो दूल्हा ही नहीं है। कांग्रेस ने चेहरा दिखाया, बसपा ने चेहरा दिखाया, सपा में मुख्यमंत्री है खुद चेहरा, लेकिन आपके पास तो दूल्हा ही नहीं है और आप बारात लेके निकल पड़े। साल तक देश पर राज्य करने वाली पार्टी अगर ये कहे, अब आपने मुझे अवसर दिया, मैं अपनी बात तो कह लूं। आपकी आवाज मैं सुन नहीं पा रहा हूं। डंग साहब, अगर आप तक आवाज पहुंच, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही। एक सीधा सवाल है, बगैर दूल्हे के बारात कैसे निकालेंगे आप? डंग साहब, बारात कैसे निकालेंगे बगैर दूल्हे के? है? बगैर दूल्हे के बारात कैसे निकलेगी?
आप जरा बिना दूल्हे के बारात कैसे निकलेगी? मगर श्रीमान ऐसी ऐसी पार्टियां हैं, बारात में एक दूल्हा होता है, यहाँ दूल्हे ही दूल्हे हैं, बारात का पता ही नहीं है। यहाँ दूल्हे ही दूल्हे हैं, बारात का पता ही नहीं है भाजपा में। तो ऐसे ऐसे लोगों का भगवान ही मालिक है। अब ये अगली बार मुख्यमंत्री के लिए स्वयं मुलायम सिंह जी दावेदार होंगे कि अखिलेश होंगे कि शिवपाल को आगे करेंगे? स्पष्ट कि एक भाई और अखिलेश का है, रोज स्पष्ट आ गया कि मुख्यमंत्री का चेहरा अखिलेश यादव जी होंगे। पुत्र को आगे करेंगे। अखिलेश यादव जी 2017 का मुख्यमंत्री का अच्छा, चेहरा। अशोक सिंह आपको आवाज आ रही है? एक बात मुझे बताओ भाई, सारी पार्टियों ने एक एक चेहरा सामने किया, भाजपा अपना चेहरा क्यों नहीं बता रही है कि कौन है दूल्हा? भाजपा कह रही है कि बाबा की फोटो देख के लड़की ब्याह दो। बाबा की फोटो देख के शादी थोड़ी नहीं होगी, लड़के की फोटो कहां है? अशोक सिंह सवाल होगा। अमिताभ जी 2014 में उत्तर प्रदेश और देश के आवाम के सामने जो आदरणीय मोदी जी ने वायदे किए गए, और आज भी अमित शाह ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में वो लगातार जिस तरीके से बिहार में भी जिस तरीके की भाषा बोली गई, तो यहां तो अमिताभ जी आप उत्तर प्रदेश से हैं, 50 किलोमीटर पर भाषा और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से प्रयोग हुए हैं, जात धर्म और मजहब, एक दल कहा करता था कि परिंदा पर नहीं मारेगा, एक दल कहता था कि हम बनाएंगे आके। तो सवाल है कि 27 साल यूपी बिहार हमने नारा अमिताभ जी इसलिए नहीं दिया, लगातार 27 साल से भारतीय जनता पार्टी के मोस्ट सीनियर लीडर है, मंत्री रह चुके हैं। बता दें 2.5 सालों में केंद्र सरकार ने 73 सांसद है उत्तर प्रदेश से, एक जिला बता दें, एक उत्तर प्रदेश में बता दें कौन सा विकास हुआ है, कितने नौजवानों को रोजगार मिल गए। आज देश के हालात क्या है? उत्तर प्रदेश में जो गांव गोद लिए गए थे अमिताभ जी, उन गांव का क्या असर है? बनारस की क्या स्थिति है? समाजवादी पार्टी ने 4.5 साल उत्तर प्रदेश में जंगल राज दिया है। अब सत्ता की लड़ाई है जो हम लगातार लगातार ये अशोक सिंह जी और मोहम्मद अब्बास, सत्ता की लड़ाई और अशोक सिंह और मोहम्मद अब्बास छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। मोहम्मद अब्बास, अशोक सिंह सब सुनना तो बोलिएगा। विकास की गंगा मंत्री है और आप जब अशोक सिंह जी और मोहम्मद अब्बास, अब्बास साहब सुनिए ना, ब्रेक ले लिया वक्त भी जाया होता है। सुन लीजिए, लूटने का पार्टी सरकार परिवारवाद। मोहम्मद अब्बास, अशोक सिंह जी, आप तक आवाज आ रही हो तो कृपया करके खामोश हो। परिवार में खत्म हो जाएगी। चलिए, हम अपने तकनीकी सहयोगियों से कहेंगे उनकी आवाज को कम करें, वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ऐसे वक्त भी जाया हो रहा है। हमारे साथ खास मेहमान लगातार मौजूद है, हमारे साथ डॉक्टर सुरजीत सिंह डिंग, अशोक सिंह और मोहम्मद अब्बास, और साथ ही साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी भी मौजूद हैं। अमिताभ जी, मंच आपके हवाले। आप क्या सवाल करना चाह रहे थे? अभी जो बात आप अशोक सिंह जी से पूछना चाह रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले। मैं ये कह रहा था अशोक सिंह से कि भाई कांग्रेस ने एक चेहरा दिया शीला जी, बसपा में मायावती जी, समाजवादी पार्टी की चूंकि सरकार है तो खुद मुख्यमंत्री अभी हैं अखिलेश जी। स्वाभाविक तौर पर किसी ने नहीं कहा कि अखिलेश जी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, वो है। भारतीय जनता पार्टी तो ये कह रही है कि आप बाबा की फोटो देख लो, ताऊ की फोटो देख लो और लड़की का ब्याह कर दो, लड़के की फोटो नहीं दिखाएंगे। ये समस्या क्या है अशोक सिंह? उत्तर प्रदेश में प्रयोगशाला लंबे अरसे समय से की है। मैंने पहले वक्तव्य में भी कहा और अभी भी कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी 2014 में देश के आवाम के सामने रोजगार के मामले में सरकार पूरी तरह फेल हो गई। देश में आज हालात क्या हैं? पूरे देश में डर जैसे माहौल है। सैनिकों के साथ क्या, और एक सर के बदले 5 सर लगाएंगे। तो सवाल इस बात का कि नैतिकता कहां है? हर जगह मोदी जी ने 2.5 साल में डिलीवर क्या दिया देश को? आज कितने देश में रोजगार उपलब्ध?
जो गांव गोद लिए गए वो कायाकल्प हो गए कि नहीं हो गए। तो उत्तर प्रदेश में चूंकि ये चुनावी वर्ष है, अब ये जुमलेबाजी नहीं चलेगी। 2017 में जात और मजहब और धर्म सब उत्तर प्रदेश की जनता ने देख लिया। उत्तर प्रदेश के लोग विकास चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, अब परिवारवाद भी नहीं चाहते हैं। परिवारवाद आपस में झगड़ा करके सब चीज ठीक हो जाएगा। समाज और यादव जी कर रहे हैं लगातार। अब्बाजी ये गलत बात है, अब्बाजी ये गलत बात है, बीच में आप इंटरफेयर न करें। पेंशन अब्बाजी आप राज्यमंत्री हैं भाई, आप राज्यमंत्री का दर्जा है, आप सुनना नहीं चाहते हैं, किसानों को नहीं चाहते। ये गलत बात है, ये डिबेट का काम हो रहा है। रही बात थानों में अशोक जी, परिवार तो होगा। हम लोग राम और कृष्ण जी के वंशज हैं। आप ही बोल लीजिए। हम लोग राम और कृष्ण जी के वंशज हैं, उनका भी परिवार था। मुजफ्फरनगर भी देखा है और मथुरा भी देखा है। उत्तर प्रदेश में लगातार हत्याएं होती रही, और राहुल सरकार गांधी नाम की बसाएंगे चीज नहीं है। आपने मजाक बना के रख दिया उत्तर प्रदेश को। आप किसकी बात कर रहे हैं? मजहब के नाम पर लूटा गया, जात और धर्म के नाम पर लूटा। अरे अशोक सिंह जी और मोहम्मद अब्बास, अशोक सिंह जी मोहम्मद अब्बास, एक परिवार की तरह से अशोक सिंह जी मोहम्मद अब्बास, समाजवादी पार्टी एक परिवार है। आपका तीनों मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अब्बास कि तीनों पार्टियों का परिवार में कोई विश्वास नहीं है। अमिताभ जी, मैं क्या बताऊं? मोहम्मद अब्बास बहुत सीजेंड पॉलिटिशियन है, डॉक्टर डंग, और वो हमारे साथ मौजूद हैं और वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं, तो उनको भी सुन लेना चाहिए। मनीष, ये दोनों जी, मनीष, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जी, ये क्यों लड़ रहे हैं आपस में? इनके दोनों के शिखर नेता एक दूसरे को अच्छा लड़का बता चुके हैं, फिर ये आपस में क्यों लड़ रहे हैं? राहुल जी ने कहा अखिलेश अच्छा लड़का है, अखिलेश जी ने कहा राहुल अच्छा लड़का है, तो फिर ये लोग क्यों लड़ रहे हैं? बूथ पे तो और ज्यादा मारामारी है अमिताभ जी, बूथ पे तो और मारामारी है। लड़ाई झगड़े का कोई मतलब ही नहीं है। दोनों अच्छे लड़के हैं जी। और सोनिया जी ने जो कह रहे हैं भाजपा ने क्या डिलीवर किया, सोनिया जी ने कुछ ऐसा डिलीवर कर दिया है जी, जो युगों युगों तक भारत याद करेगा उसको। निश्चित तौर पर देश में निर्माण की भूमिका और भारतीय जनता पार्टी की आजादी से लेकर डंग साहब आज तक कुछ नहीं है देश में, झूठ बोलने के अलावा। डंग साहब, ठीक है, अशोक सिंह रुकिए। डंग साहब, मेरा डंग कहना साहब, यह है, ये अखिलेश जी परिवार राहुल जी की को बात अच्छा ये लोग लड़का करते बता रहे हैं, राहुल जी अखिलेश जी को अच्छा लड़का बता रहे हैं, फिर सपा और कांग्रेस लड़ क्यों रही है? डंग साहब, जब एक दूसरे के नेता एक दूसरे को अच्छा लड़का बता रहे हैं, तो ये लड़ क्यों रहे हैं आपस में? दोनों बड़े सुशील हैं। एक का विवाह हो चुका है, कुंवारा है, और शायद कुंवारा ही रहेगा। नहीं, इस तरह के वक्तव्य, इस तरह की भाषा, आप सीनियर लीडर है, इस तरह ये गलत बात है। जिस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए डंग साहब। आप भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेता है। अटल बिहारी वाजपेयी भी भी याद कर लीजिएगा। आपकी बात, जिस तरह की भाषा, इस तरह की भाषा नहीं होनी चाहिए डंग साहब। आप सीनियर लीडर है और सम्मानित नेता है, इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। लाखों लोग देख रहे हैं, 22 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। जो देश की सेवा में लगेगा, ये तो अच्छा कमेंट है भाई। बेचारे अगर राहुल कुआरे रहेंगे आप, अब ये तय उनका परिवार करेगा। चर्चा आज ये है कि भाषा नहीं बोलनी चाहिए, भारतीय जनता इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। और पूरी ताकत लगा के भारतीय दामन में बहुत सारे दाग लगे हों और जो लंबा चौड़ा दिया है व्यक्ति जिसको अदालत से लेकर पार कर दिया, जा रहा है, पूरे देश अडानी और अंबानी की बड़ी बड़ी कंपनियों का पैसा जिस तरह से बड़ा प्रचार प्रसार फूका जा रहा है। अमिताभ जी, मुझे लगता है जब ये मोहम्मद पैसा भेजा जा रहा था, अमिताभ जी, चाहे बात मोहम्मद अब्बास की हो और चाहे बात अशोक सिंह की हो, मुझे लगता है जब ये भी उस कैडर में पहुंच जाएंगे, राहुल गांधी और अखिलेश यादव हो जाएंगे, तो शायद ये भी ना लड़े। मुझे ऐसा लगता है इसीलिए ये लोग लड़ रहे हैं। ये मंच की मर्यादा को ना समझते हुए भी ये लड़ रहे हैं। मेरा अपना मानना ये है, और वैसे सवाल आप पूछ सकते हैं एक बार फिर से। मेरा अपना मानना ये है, और वैसे बूथ पर देखिए तो बूथ पर जो छोटा कार्यकर्ता होता है वो हमेशा लड़ता हुआ दिखता है। विषय ये है भाई, ये अखिलेश जी जी अमिताभ जी बोलिए। नहीं मनीष, बात उसकी नहीं है, जिसका मौका मिले उसके साथ डिबेट करे, कोई कार्यकर्ता नहीं। हमने बहुत सारे शो किए तो दोस्ती भी हैं, हो और जाएगी। जिसका वक्तव्य समय पे आए उस समय बात करनी चाहिए। और राहुल जी तब से लगातार यूपी में घूम रहे हैं। अब तो दोस्ती हो भी गई होगी, अच्छी दोस्ती हो गई होगी। मुझे लगता है फोन आ रहे होंगे, जा रहे होंगे फोन, मुझे लगता है। अखिलेश जी ने कहा था कि इनको आना चाहिए, घूमना चाहिए, रहना चाहिए, अब तो दोस्ती भी हो गई होगी। अब मुझे लगता है कि बेस्ट फ्रेंड की कैटेगरी में भी आने वाले होंगे 3-4 दिन में। मुझे ऐसा लगता है अखिलेश के बेस्ट फ्रेंड राहुल उनके प्रोफाइल में ऐड हो जाएगा कुछ दिनों के बाद में। मेरा अपना मानना यह है। अमिताभ जी,
नहीं, अब ये तो अशोक पास को बताना होगा कि क्या इनके जो शिखर नेता हैं दोनों, वो लोग दोस्ती की पींगे बढ़ा रहे हैं, दोस्ती के झूले में झूल रहे हैं, या कुछ इरादा और है, क्या माजरा है, ये तो यही लोग बताएं। अशोक सिंह जी, ये अमिताभ जी, कांग्रेस पे 2012 में बोले नरमी हम पे जिसका नाम कितनी भारी पड़ी। बीच में इंटरप्ट कैसे अमिताभ कर जी, मैं सकते कहना हैं? चाहूंगा 2012 में कांग्रेस पे नरमी हम पे कितनी भारी पड़ी। जब पूरे देश में कांग्रेस हार रही थी, हमारी थोड़ी सिंपैथी, वरना बताइए कांग्रेस के अलावा भारतीय जनता पार्टी किससे जीती, कहां जीती? पश्चिम बंगाल हारी, उड़ीसा हारी, और आपका तमिलनाडु हारी। 100 सीटों में से 95 सीटें हारी कांग्रेस, और भारतीय जनता पार्टी 400 में से 272। मुझे लगता है कांग्रेस से लड़ने वाले पूरे देश में जीते। मोहम्मद अब्बास, ऐसा लगता है कि कुछ विषयांतर हो रहा है। जो बात अमिताभ जी ने शुरुआत में की, और चर्चा की शुरुआत में जो फोकस्ड चर्चा है, अमिताभ जी ने जिस बात की चर्चा की, और मुझे लगता है उस फोकस चर्चा में हमें रहना चाहिए। थोड़ा विषयांतर हो रहा है, चर्चा पे रहना चाहिए। मामला छोटे सिक्कों को जो भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से चला रही ठीक है, मामला घाटे का सौदा था। डंग साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? डंग साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, आप कह सकते हैं। लेकिन जो बात अमिताभ जी ने चर्चा की शुरुआत में कही, एक तो घाटे का सौदा, मैं कहता हूं ये सौदा है ही नहीं। अरे मैं बता रहा हूं, सौदा काहे का है? तो सौदा नहीं है तो सियासत है, कम से कम सेवा का भाव तो नहीं है। ये तो बात आप मान लीजिए। कोई स्थान मिलेगा, अवसर मिलेगा। सेवा का भाव तो नहीं है, सत्ता की सियासत है, सीटों की गणित है। सेवा का भाव तो कम से कम नहीं है, तो इससे क्या अंतर पड़ता है? बहुत जो अंतर अपनी पड़ता है। पात्रता सिद्ध नहीं करेगा, योग्यता सिद्ध नहीं करेगा, जो जिसकी पात्रता है उसको पार्टी देगी। इसमें क्या सौदा कहां से आया? भाई ये तो आपने एक शब्द भारतीय जनता घाटे का पार्टी सौदा, ताकत घाटे का लगाए सौदा, करेगी। ठीक है, आपका काम है ये। नहीं तो ये 12 मसाले की चाट नहीं बेचेंगे तो जनता सुनेगी क्यों? सौदा का काहे का मतलब सौदा लेना है और इसमें? देना। अरे वो आए हैं पार्टी में, उनका सम्मान है, जो आएगा उसका सम्मान है, जो उसकी पात्रता होगी उसे मिलेगा, वो जिम्मेदारी मिलेगी, वो ओहदा मिलेगा। क्या कठिनाई है इसमें? देखने के बाद अमिताभ इसमें कहाँ कठिनाई है? कौन सा सौदा घाटे का और कौन सा मुनाफे का? अरे जंग साहब, एक प्रश्न है मेरा। आज जंग की साहब रैली बिल्कुल ठीक देखने कह रहे हैं। के घाटे का बाद सौदा तो जब भाजपा अब स्वामी मौर्य को कितने नंबर देगी? तो ठीक है। नहीं, घाटे का है कि मुनाफे का? ये आप एक बात बताइए, आप चेहरा की बात कर रहे हैं। डंग साहब, चेहरा बताइए कि जब डंग साहब, एक पॉइंट वाइज डंग साहब, का तो पता ही नहीं था। नेताजी का मोहम्मद अब्बास कृपया करके आवाज। नेताजी का ही चेहरा सामने क्लियर कर दिया। नेताजी का चेहरा 2017 में मोहम्मद अब्बास, मुझे लगता कि आपके पास में भी आएंगे। अमिताभ जी ने एक सवाल किया है। खिंच गई है अमिताभ एक से एक बढ़िया स्टेटमेंट दे रहे हैं। कोई कहता है अमर सिंह बाहरी है, अमर सिंह को महासचिव राष्ट्रीय बना देता है कोई। आप जरा सोचिए तो, डॉक्टर डंग, ये जनता क्या ये सारा तमाशा देख नहीं रही है? डॉक्टर डंग किन पे भरोसा करेगी? इनके पर भरोसा करेगी। नहीं, अमर सिंह जी को अगर राष्ट्रीय महासचिव बना दिया तो उसमें कौन सा भरोसा टूट गया? व्यवस्था इनके हाथी। अमर सिंह जी को अगर राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया तो कौन सा भरोसा टूट गया? थाने में नहीं, कौन भरोसा टूटने को अमिताभ जी, डाला गया। अमिताभ जी, का अधिकार जो बात चाहे बना अमिताभ जी, एवरेज 4 या 5 अपहरण और बलात्कार। जो बात मेरे जहन में आ रही वो ये कि जो आपने चर्चा की शुरुआत जिस तरीके से की, घाटे का सौदा, ये कह रहे कि सौदा किस बात का? जहां पर भी लेना और देना है, सौदा वो है। जहां पर लेना और देना है वहां पर सौदा है। मनीष, एक इस बात को हम संशोधित कर देते। नहीं मनीष, मैं इस शब्द को संशोधित कर देता हूं। अब मैं नया शब्द देता हूं जंग साहब के लिए। क्या यह घाटे की सियासत है? सौदा शब्द पे उनको आपत्ति है, मैं अमेंडमेंट कर देता हूं। क्या यह घाटे की सियासत है? ये बता दें। अपराध की चर्चा भी हो रही, डंग साहब आज तो राज्यों में काम कर रहे हैं। डॉक्टर डंग, कहां से आ गया आज? टुकड़ा डॉक्टर डंग कृपया करके सुन लें आप। चल दिया। डॉक्टर डंग, अमिताभ जी की आवाज अगर आप तक पहुंच गई हो तो सवाल मैं एक बार फिर से मैं भी रिपीट कर रहा हूं। आपको अगर सौदे शब्द पर कोई ऐतराज है, आपको अगर इस शब्द पर ऐतराज है तो शब्द संशोधित किया गया है। क्या ये घाटे की सियासत है? विचारधारा के लिहाज से भी और साथ ही साथ सत्ता के लिहाज से भी, वोटों के ध्रुवीकरण के लिहाज से भी।
क्या ये घाटे की सियासत है डॉक्टर डंग? बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, ये घाटे की सियासत उस रूप में सिद्ध हो सकती है जब बिना किसी की पात्रता योग्यता समझे हुए उसे जिम्मेदारी दे दी जाए या चुनाव में टिकट दे दिया जाए। हमारी पार्टी का नेतृत्व बहुत मजा आया है, वो सबकी क्या स्थिति है उसका आकलन कर रहा है, उस आकलन के अनुकूल उसको महत्व दिया जाएगा। जो हमारे पहले के कार्यकर्ता हैं उनको भी हम नाराज थोड़ी करेंगे, जो वर्षों से लगे हुए हैं। अगर उनकी पात्रता बेहतर है तो उनको लड़ाया जाएगा, उनको आगे किया जाएगा। तो अब ये सियासत तब खराब होती है जब हम बिल्कुल अंधविश्वास रख करके अंधे की तरह बिना विवेक से निर्णय लेते हैं। तब सियासत में इस प्रकार का आना जाना नुकसान भी पहुंचा सकता है, लाभ भी पहुंचा सकता है। अगर हम विवेक का ठीक से इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित अरे रूप से डंग जो साहब, बाहर से आए स्वामी हमारे प्रसाद मित्र हैं, मौर्य तो 70 लोगों की लिस्ट लिए घूम रहे हैं। आप कह रहे हो पात्रता, वो तो 70 लोगों का बयाना लिए हैं कि ये 70 टिकट मुझे चाहिए। मैं व्यक्ति विशेष वो को पूरब बहुत से लेके और पश्चिम में इटावा तक में टिकट मांग रहे हैं। आप कह रहे हो पात्रता देखेंगे? आपकी सूचना होगी। ओहो, मैं कह रहा हूं कि वो मांग रहे होंगे, हम आपको सूचना होगी कितने टिकट मांग रहे हैं। मांगने को तो कोई भी टिकट मांग रहा है। एक एक विधायक क्षेत्र से जो पार्टियां लड़ रही हैं, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज है, कांग्रेस का टिकट मांगने वाला तो कोई बचा नहीं, भारतीय जनता पार्टी है, तो 17-18 लोग टिकट मांग रहे हैं। ये तो पार्टी का विवेक है कि पात्रता देख करके जीतने लायक है कि नहीं, उसकी समाज में क्या छवि है, उसको जनता कितना पसंद करती है, वो कितना लोकप्रिय है, वो कितना जुझारू है। अब इन फैक्टर्स को देख करके टिकट दिया जाएगा। और हर पार्टी लगभग ईमानदारी से नहीं कही मित्र, आपने सैद्धांतिक बातें बोल दी, व्यवहारिक सच आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। आप जिनकी सरकार में मंत्री थे वो जब दोबारा भाजपा में आए, जो अब गवर्नर हैं कल्याण सिंह जी, तो शर्तों के साथ नहीं आए थे क्या? देखिए, कहीं आप कैसे बात कर रहे हो? कहीं विचलन हो सकता है, अपवाद हो सकते हैं, मगर सामान्य रूप से यही होता रहा है। आप ही बताइए, आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मैं बहुत विनम्रता से एक प्रश्न पूछता हूं। अगर मिर्जापुर, जहां से मैं 4 बार लगातार विधायक रहा हूं, मेरी जाति को देखा गया होता तो वहां पंजाबी और सिख मिला के 800-850 वोट कुल हैं 2.5 लाख में। आप विश्वास कीजिए 1,48,000 रुपए में एक पाई का हिसाब है। मेरे पास पहला चुनाव जीत के मैं घर आ गया था, और ये वहां की जनता की, न मेरे पास धन बल था, न मेरे पास जाति बल था और न बाहुबल था। मैं डॉक्टर था, मैं डकैत नहीं था कि मैं लोगों को बंदूक दिखा के या बूथ पर कैप्चरिंग करके जीत लेता। तो जनता भी इन चीजों को देखती है। अभी लोकतंत्र विकार आया है, विकृति आई है, मगर ऐसा बिल्कुल बिगड़ा नहीं है कि आप एकदम सिद्धांत छोड़ करके सारी राजनीति करते रहें और सफल होना, ऐसा नहीं है। जनता के उदाहरण बिरले हैं भाई, आप जैसे उदाहरण बिरले हैं राजनीति में, वही इसकी स्वामी है। और अब ये हमारे आकलन करने का तरीका है। कुछ कह रहे थे आप जैसे उदाहरण बिरले हैं, तो भाई आखिर सिद्ध तो अपने को करना ही पड़ेगा जनता के बीच। चलिए, कैसे चलेगा बिना सिद्ध किए? एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं डंग साहब, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे तो निश्चित तौर पर चर्चा भी आगे बढ़ेगी। और बात स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर जो शुरू हुई, इस समय अमित शाह के दिमाग में क्या चल रहा होगा, यही एक बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब अगर मिल जाएगा तो शायद बहुत सी चीजें हल भी हो जाएंगी सियासत में, खासतौर से बीजेपी को लेकर। और तमाम खास मेहमान हमारे पास साथ में समय मौजूद हैं, और चूंकि वक्त बहुत कम बचा हुआ है इसलिए फाइनल कमेंट का अब ये राउंड है। और सबसे पहले बात जो शुरुआत है वो डंग साहब से ही करना चाहेंगे, डॉक्टर सरजीत सिंह डंग। चूंकि वक्त अब फाइनल कमेंट का है तो इसलिए हम चाहेंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर आपकी स्थिति बड़ी असहज है, इस बात को आप स्वीकार करें या ना करें, चाहे उनके विवादित बयानों को लेकर हो, चाहे उनकी धार्मिक टिप्पणी को लेकर हो, चाहे आपके प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी और उनके तमाम बयानों को लेकर हो, बड़ी असहज स्थिति है। और उस पर आज जो शो हुआ वो भी फ्लॉप जैसा कि कहा जा रहा है। डंग साहब, फाइनल कमेंट आपका चाहिए। मैं बारंबार इस बात को कह रहा हूं कि कोई हमारे यहाँ दूसरी पार्टी छोड़ के आया है, बड़ा नेता आया है,
वो छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था, विधानमंडल दल का, बहुजन समाज पार्टी का नेता वर्षों तक। और जब वो हमारे यहाँ आए तो हमने उनका स्वागत किया। अब वो अपनी पात्रता, जनता के बीच अपनी योग्यता, अपनी उनको कितना लोग पसंद करते हैं वो सिद्ध करेंगे, उसके अनुसार उनका आकलन होगा। तो इसमें न घाटे का मामला है, घाटा काहे का, घाटा हमारा कहाँ से हो गया? जो होना है वो लाभ ही लाभ होना है, घाटे का तो कोई सवाल ही नहीं है। वो तो एक नेता है, चलिए एक साधारण कार्यकर्ता भी किसी पार्टी से आता है, भारतीय जनता पार्टी में या किसी अन्य पार्टी में जाता है तो वो प्लस होता है, वो माइनस नहीं होता। एक मछली पूरा तालाब गंदा कर देती है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर साहब मोहम्मद अब्बास आ रहे हैं, फाइनल कमेंट चल रहा है, फाइनल कमेंट है। अशोक जी अवसर मिला है, कहने दीजिए बात साहब। नहीं डंग साहब, चूंकि वक्त बहुत कम है, अनुचित है आपके शब्द, डंग साहब आप बोलते बहुत अच्छा है, आपके शब्दों में तो पार्टी के नेतृत्व के विवेक पर निर्भर करता है। आपके शब्द बहुत अच्छे हैं, आपके शब्दों में गरिमा झलकती है, आपकी राजनीतिक विरासत भी झलकती है। और चूंकि वक्त बहुत कम है, अशोक सिंह जी फाइनल कमेंट आपकी तरफ से। नहीं देखिए मनीष, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता प्रयोग से अब उभरना चाहती है उत्तर प्रदेश में 2017 में, चूंकि चुनावी वर्ष है। भारतीय जनता पार्टी कितने लोगों को लाए, 1.5 लोगों की पार्टी रहेगी। जिन्होंने भाजपा को भाजपा बनाया उन्हें बर्फ में लगा दिया गया है, ये उत्तर प्रदेश की जनता बाखूबी समझती है। उत्तर प्रदेश जनता ने भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार देखी, बहुजन समाज की सरकार देखी, और वर्तमान में समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश बदल रहा है ये भी देख चुकी है। तो हम इस प्रयोग से उत्तर प्रदेश की जनता उब चुकी है। हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं, जिस तरह की किसान यात्रा में है, चाहे राजब्बर जी की, राहुल जी की यात्राओं में जनसमर्थ हमें मिल रहा है, उत्तर प्रदेश की जनता बेताब है उत्तर प्रदेश को बदलने के लिए और कांग्रेस सरकार लाने के लिए। मोहम्मद अब्बास, बहुत संक्षेप में, सिर्फ 1 मिनट है आपके पास। अमिताभ जी, मनीष जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कहीं कीट कहीं करोड़ा जोड़ गए और आज दूसरे के कसीदे पड़ रहे थे, उससे मैं सिर्फ एक ही शेर कहूंगा कि किसको किससे मोहब्बतें हैं मियां, अपनी अपनी जरूरतें हैं मियां, चेहरों पे देखो तो व्यापारियों जैसी हंसी, दिलों में झांको तो नफरतें हैं मियां। अभी को टिकटों की सूची ये अपने आप में पर्याप्त है। मोहम्मद अब्बास मार चलेगी। मोहम्मद अब्बास, बहुत दिनों के बाद में आपने कोई शेर पढ़ा है, लेकिन बड़ा जबरदस्त पढ़ा है। 2017 में बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपके यह शेर ही अपने आप में पर्याप्त है, पूरी बात है। अमिताभ जी, फाइनल टिप्पणी आपसे संपादकीय टिप्पणी के रूप में हम लेना चाहेंगे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, इस स्थिति और परिस्थिति को लेकर। अमिताभ जी। मनीष, जो बात डंग साहब ने कही उसका निस्तारण करना, उसका उत्तर देना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है इस बहस में। जब ये बहस समाप्त हो तो उससे पहले उसका उत्तर आए। डंग साहब ने कहा, एक स्थापना दी कि एक भी कार्यकर्ता कहीं आता है तो वो पार्टी मजबूत होती है। मैं बहुत सम्मान से कहूंगा डंग साहब, मैं आपकी बात से असहमत हूं। एक बवाली आदमी आ जाए पार्टी में तो 50 सीटें हरवा देता है आसपास की। जो कार्यकर्ता है पार्टी का वो बैठ जाता है घर, वो कहता फिर यही कर ले। ये हमने भी देखा, ये कल्याण सिंह ने देखा, ये मुलायम सिंह यादव ने झेला, ये काशीराम ने भी झेला। किस नेता ने नहीं झेला? ये एक आदमी का चयन गलत हो जाए, 50 विधानसभा सीटों के कार्यकर्ता घर बैठ जाते हैं। ये बात सबको पता है। अब्बास साहब हैं, इनसे पूछिए। अमर सिंह जी का आगमन हुआ जब महासचिव का, मोहल्ले में क्या प्रतिक्रिया है? दिल्ली छोड़ो, गाजीपुर में, बस्ती में, देवरिया में, कुशीनगर में, पडरौना में, फरुखाबाद में, एटा में, इटावा में, कन्नौज में, मोहल्ले मोहल्ले क्या प्रतिक्रिया है? वहां जाके अंदाज लगाओ घाटा है कि फायदा है। टीवी पर थोड़ी नहीं समझ आएगा घाटा फायदा भैया। और जो बात डंग साहब ने एक दूसरी बात कही कि कोई शर्तों पे नहीं आता, मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा डंग साहब, ये बहुत खूबसूरत गलत बयानी है, बहुत खूबसूरत गलत बयानी है। आप भी जानते हो, हमारे मित्र हैं विष्णु सक्सेना, हिंदी के बड़े गीतकार हैं, उनके गीत की पंक्ति है, हम भी समझ रहे हैं तुम भी समझ रहे हो। आप भी जानते हो और मैं भी जान रहा हूं कि शर्तों पर ही सियासत होती है। अमर सिंह जी आए तो राज्यसभा की सेटिंग हुई तब ना आए।
ऐसे मैं 100 उदाहरण बता दूंगा आपकी पार्टी के ही, छोड़ो अशोक सिंह की और अब्बास की पार्टी की, मैं आपकी पार्टी के 100 उदाहरण दे दूं। ये सब लेन देन की सियासत है, वरना हरिद्वार में आश्रम खोल के नहीं बैठ जाते स्वामी मौर्य। और आश्रम तो आप भी नहीं चला रहे, आप कोई मुमुक्ष आश्रम बनाए हो क्या? नहीं ना। परमार्थ आश्रम बनाया? नहीं ना। आप भी सियासत कर रहे हो, तो उतनी नैतिक ईमान बात तो हो, सच्ची बात। आपने जिस आदमी ने आपसे कमिटमेंट किया कि हम मायावती का विकल्प है प्रदेश में, आप भी उत्साहित हो गए। ये वैसी बात हो गई जैसे हमारे दोस्त इनकी पार्टी के अब्बास साहब की दुर्गा यादव हैं या बलराम यादव जी हैं। अब कल बलराम यादव कांग्रेस चले जाएं तो क्या वो मुलायम सिंह यादव जी का विकल्प हो जाएंगे? नहीं ना। आप मान लीजिएगा जब 5 लाख की भीड़, और मैंने तो कहा चलो स्वामी मौर्य असफल हुए, अशोक सिंह ने तो कह दिया और अब्बास साहब ने कि पूरी भाजपा लगी तो 50,000 जुटे। इसका मतलब है उस परीक्षा में मामला गड़बड़ हो गया। तो जो बात मेरे साथी मनीष कह रहे थे कि फिर अमित शाह के मन में कुछ तो चल रहा होगा, उनके मन की बात क्या है ये तो समझना पड़ेगा। आज का जो इम्तिहान उन्होंने दिया मौर्य जी ने, उस इम्तिहान में आप कितने नंबर दोगे ये आपने पूरे शो में नहीं बताया। लेकिन मैं फिर कहूंगा, मैं सिद्धांतता इस बात का विरोधी रहता हूं कि चुनाव के लिए और हानि के लिए ऐसे पैराट्रूपर्स को पार्टियों में प्रवेश देने का चलन कम होना चाहिए। जो समर्पित कार्यकर्ता है उसकी निष्ठा के साथ विश्वासघात होता है, समर्पित कार्यकर्ता का अपमान होता है। जो आपके लिए खून पसीना बहाता है, जेल जाता है, लाठी खाता है, उसको सदमा पहुंचता है, पार्टी चाहे कोई हो। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जंग साहब आपका भी शुक्रिया, अशोक जी आपका भी शुक्रिया, और मोहम्मद अब्बास आपका भी बहुत शुक्रिया, अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। जहां पर टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, स्टार लगा हुआ है, वो सौदे के तहत और सौदे के दायरे में आता है, और इसीलिए ये सियासत का सौदा है। ठीक है, कोई माने या ना माने। फिलहाल प्राइम टाइम में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।